हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। दिल्ली सल्तनत जो हम पढ़ रहे थे, मेडवल हिस्ट्री का पार्ट, तराइन के और चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने जो टेरिटरी एक्वायर की थी, जो भी साम्राज्य जीता था, उसमें अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करने के बाद उसने वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। 1206 से 1526 चला था। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत काल जो है वो कब से कब तक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वंश हुआ था गुलाम वंश, जिसके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। दिल्ली सल्तनत के बाद जो अगला वंश, गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद शुरू होता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो अगर हम बात करें तो वो 1290 से 1320 चला था, वो 1206 से 1290 तक चला था। गुलाम वंश की अगर हम बात करें, उसमें इम्पोर्टेंट शासक हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। बाकी इल्तुतमिश ने काम किया था, वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी पुत्री रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम महिला शासक बनी भारत की। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बलबन, जिसमें लौह और रक्त की नीति थी, और उसने पैवोस और एक पैवोस की और नौरोज का त्यौहार मनाता था, और पैवोस की उसने शुरुआत की थी। ठीक है, इस तरह की बातें हमने सारी पिछली वीडियो में देख ली थी। आगे हम स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश के बारे में, और वो है हमारा 1290 से 1320 में। एक बारी तरह तुम इन सारी चीज़ों को देख लो, उसके बाद मैं हट जाऊँगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं टाइम जरूर दूंगा, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने के अलावा तुम्हें दूसरी चीज़ और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं इसमें लिखा रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं से क्वेश्चन आने की। अगर मेडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है और उसमें भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं से आने की है, जहाँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार जरूर देख के जाना, पूरी वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अंत तक देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। पैट के एग्जाम के लिए 15-20 मिनट की वीडियो होगी, मोर देन सफिशिएंट है। पैट के एग्जाम के बाद जब UPSSC का और एग्जाम तुम दोगे, जो भी कंडक्ट कराएगी UPSSC, उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। कोशिश तो यही की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम खिलजी वंश की। 1290 से 1320 स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो संस्थापक था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, वो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद, इसको मारने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका चला नहीं था, 4-5 साल, और उसमें उसको मारने के बाद इसका भतीजा और इसका दामाद भी था, इसकी पुत्री का पति भी था, अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी फिर स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश के लिए, और उसने क्या क्या काम किए। देखो, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की हुई थी? ठीक है, किसने मार्केट रिफॉर्म किया हुआ था? बाजार सुधार किसने किया था? सैन्य सुधार किसने किया था? भूमि सुधार किसने किया था? दाग और होलिया की प्रथा किसने शुरू की थी? और सबसे बड़ी आर्मी दिल्ली सल्तनत में किसकी थी? सबसे बड़ी सेना किसकी थी? स्थायी सेना किसकी थी? बहुत सारे क्वेश्चन एक ही स्ट्रक्चर से हम सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात अगर हम करें तो भैया इसको देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद, हत्या करने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पर, दिल्ली की शासक बनता है, और सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। अब देखो, सिकंदर की तरह देखो, सिकंदर को कहा गया कि वो विश्व विजेता है। ऐसा नहीं कि वो विश्व विजेता है, बस हाँ, उसने जितने युद्ध लड़े हैं वो सारे ही लगभग जीते थे, तो ऐसा कहा गया था। और उसके बाद उसने जो जहाँ जहाँ पे उसने युद्ध लड़े, भारत में भी युद्ध लड़ा उसने, और विदस्ता का युद्ध था उसका, झेलम का युद्ध कहा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और ये सारे युद्ध उसने जब लड़े थे तो उसने लगभग सारे युद्ध जीते थे, ऐसा उसलिए उसको विश्व विजेता कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ही जीत ली थी उसने। सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था। ठीक है, महान का मतलब ये है कि वो हार नहीं रहा था, वो शासक किसी से भी। ठीक है, तो ये इस तरह से बनना चाह रहा था, इसलिए दिल्ली सल्तनत। अब देखो, सिकंदर की सब तरह महान बनना है, विश्व विजेता बनना है, तो बड़ी सेना चाहिए होगी, बड़ी सेना होगी, ताकतवर सेना होगी, अच्छे घोड़े होंगे, ताकतवर लोग होंगे, तभी तो विश्व विजेता बन सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखो, विश्व विजेता बनना चाहता है, सिकंदर की तरह महान बनना चाहता है, तो उसके लिए बड़ी सेना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना फिर इसी नहीं बनाई, क्योंकि ये सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था। और सिकंदर सानी की उपाधि भी इसने धारण की हुई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिकंदर सानी, सिकंदर
सानी। सानी का मतलब होता है सिकंदर के जैसा। इसने अपने जो मुद्राएं चलाई थी उस पर सिकंदर सानी उसने अंकित करा रखा था। तो ये बात भी जरूर देख लेना, सिकंदर सानी की उपाधि। यहीं से अगर तुम ये बात भी पढ़ लोगे तो भी आंसर करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था, मतलब उसके जैसा होना चाहता था। तो सबसे बड़ी सेना चाहिए, और सबसे बड़ी सेना भी स्थायी सेना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि बस नाम लिखवा दिया सबने कि जी हम तुम्हारी सेना में, युद्ध हुआ तो घर से कोई आया ही नहीं है। तो स्थायी सेना बिल्कुल उसके साथ लिए तत्पर तैयार रहने वाली सेना है ना, तो ऐसी सेना वो बनाएगा। तो अब इसके लिए उसने क्या किया, 3 सुधार किए। अब देखो जरा, अगर इतनी बड़ी सेना चाहिए तो भैया उसके लिए खर्च भी चाहिए देने के लिए। अगर इतनी बड़ी सेना के लिए अगर सामान्य वेतन भी देता तो उसका राजकोष बहुत जल्दी खत्म हो जाता। तो उसने क्या किया, उसने सुधार किए। उसने क्या किया, उसने नगद वेतन तो दिया लेकिन कुछ सुधार किए। जैसे कि हम अपनी आर्मी के लिए, अपने जवानों के लिए जैसे कि एक देते हैं, उनका अलग से एक कैंटीन बना हुआ होता है, वहाँ पे नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस में उनको दिया जाता है। इस तरह से उसने क्या किया, 3 सुधार किए। 3 सुधार में सबसे पहला सुधार था इसका बाजार सुधार। बाजार सुधार में क्या किया, अब देखो क्वेश्चन यही पूछेगा, बाजार सुधार किसने किया था दिल्ली से? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे बड़ी सेना किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। सिकंदर सानी की उपाधि किसने? अलाउद्दीन खिलजी। सबके आंसर तुम एकदम से करोगे एक बार अगर इसको देख लिया तो, ठीक है। लेकिन देखना ध्यान से और पूरा देखना भैया। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, है ना। और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, पैट के एग्जाम नहीं भाई, यूपी SSC या वनडे एग्जाम जितने भी हैं, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ सब क्वेश्चन यहीं से आपके कवर अप हो जाएं, ठीक है। अब देखते हैं, बच्चों का सुधार किया उसने, बाजार सुधार किया। तो क्या बाजार सुधार में क्या किया, एक्चुअल में उसने मार्केट रिफॉर्म नहीं किया, मार्केट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। क्या किया उसने, वस्तुओं के मूल्य गिरवा दिए जबरदस्ती। जो वस्तु 50 रुपए की मिल रही थी अब उसको 30 रुपए में उसने जबरदस्ती अपने सैनिकों के लिए करवा दिया। तो अब जब सैनिकों को 50 रुपए की चीज़ 30 रुपए में मिल रही है तो भाई वो क्यों अपनी वेतन जबरदस्ती बढ़वाएंगे, है ना, जब उसको सामान 30 रुपए में आराम से मिल जा रहा है। तो उसने मार्केट रिफॉर्म किया, रिफॉर्म नहीं मार्केट कंट्रोल किया। एक्चुअल में मार्केट कंट्रोल था वो, लेकिन नाम से इसी से आएगा, बाजार सुधार किया उसने। वस्तुओं के मूल्य को गिरवा दिया, कम करवा दिया उसने अपने सैनिकों के लिए। आगे उसने क्या किया, सैन्य सुधार किया। अब देखो जब बड़ी सेना चाहिए, स्टैंडिंग सेना चाहिए, स्थायी सेना चाहिए, तो क्या करेगा वो, उसने कहा स्थायी सेना चाहिए उसको। सैन्य सुधार किया, सैन्य सुधार में उसने स्थायी सेना बनाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो रही है और उसका सैनिक कहीं बाजार से सब्जी वब्जियां खरीदने जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल तत्पर रहना, वहीं पे रहना उसको। तो स्थायी सेना बनानी है। अब स्थायी सेना बनेगी कैसे, तो उसने दाग एवं हुलिया की व्यवस्था शुरू की। उसने क्या किया, ऐसा किया, उस टाइम क्या होता था, बस एक घोड़ा अगर 4 जने, 4 भाइयों के पास, 5 भाइयों के पास एक घोड़ा है तो पहले बड़ा वाला नाम लिखवा गया उसी घोड़े के साथ, फिर दूसरा वाला आया उसने नाम लिखवा दिया। तो इसी तरह से घोड़ा एक ही, अब लड़ाई करने तो एक ही घोड़े पे एक ही व्यक्ति जा सकता है, और वेतन कितने ले रहे हैं, फिर 5 जने, है ना। तो उसने क्या किया, दाग की व्यवस्था शुरू कर दी। उसने घोड़े पे ठप्पा लगा दिया, ठीक है। जब घोड़े पे ठप्पा लगाएगा तो अगला वाला लेकर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो ठप्पा उसको दिख जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया ना, स्थायी सेना बन गई, कमांड हो गई बिल्कुल सेना पे पूरे, उसमें घपलेबाजी नहीं रही फिर। और हुलिया की व्यवस्था की उसने, जो सैनिक आया उसका हुलिया उलिया किस तरह का था वो सब नोट डाउन किया गया, पूरा नाम उम लिखा गया, है ना। तो इस तरह से उसने स्थायी सेना बनाई। तो दाग और हुलिया की व्यवस्था किसने शुरू की भैया, जिसको स्थायी सेना चाहिए होगी। और स्थायी सेना किसको चाहिए होगी, जिसको बड़ी सेना चाहिए होगी। और बड़ी सेना सिकंदर सानी की उपाधि जो धारण किए हुए, जिसको सिकंदर बनना था, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। सबका आंसर ऐसे ही चला जाएगा। नगद वेतन की शुरुआत कर दी। अब देखो जब नगद मिलेगा सबको, बिल्कुल एकदम हर रोज का हर रोज मिलेगा, तो कौन नहीं आएगा भाई काम करने के लिए, सब काम करने के लिए आएंगे। कोई भी हो सकता है काम करने के लिए, बस नगद वेतन चाहिए, है ना। तो नगद वेतन की शुरुआत की तो भैया सब लोग भर्ती होने आ गए, हम हाँ जी हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जरा उसने भूमि सुधार भी किए। अब देखो अगर नगद वेतन भी देगा तो अभी राजस्व तो खर्च हो ही रहा है, फिर कहाँ से आएगा उसके लिए, तो कर बढ़ा दिए उसने, कर लगा दिए, राजस्व में वृद्धि कर दी। यानी कि क्या किया उसने, भूमि का मापन किया। अभी देखो जरा, मान लो अगर 10 एकड़ जमीन है किसी के पास और उसने आके कह दिया जी मेरे पास तो 2 ही एकड़ जमीन है, अब राजा कौन से नापने जा रहा है ना, तो 2 एकड़ के हिसाब से कर दे के चला जाएगा, बाकी 8 एकड़ का कर तो नहीं देना पड़ा उसको, है ना। तो जो भूमि कर लगा हुआ था तो उसने क्या किया, पहले भूमि नपवा दी सबकी, भाई तुम सब अपनी अपनी भूमि नापो जरा, नाप के मुझे बताओ कितनी कितनी है, और उसके हिसाब से उसने कर लगाया। तो इस तरह से उसके राजस्व में वृद्धि हो गई, कर में वृद्धि कर दी उसने फिर, और कई तरह के उसने कर इम्पोज कर दिए, ठीक है। तो भूमि सुधार ये था। कुल मिला के क्वेश्चन बस इतना पूछा जाएगा, भूमि सुधार किसने किया, मार्केट रिफॉर्म किसने किया, और मिलिट्री रिफॉर्म यानी कि सैन्य सुधार किसने किया। तो सबके आंसर चले जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी।
सिकंदर सानी की उपाधि किसने अपने सिक्कों पर गुदवा रखी थी या उदाहरण कर रखी थी? सिकंदर, इसका नाम आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, इसके बारे में एक थोड़ी सी बात और हम कर देते हैं। अब देखो, धन चाहिए उसे तो कुल मिला के लूट पाट से जहाँ से भी आए बस कुल मिला के उसे लागत दे दो भाई, भर दो उसकी झोली में, है ना। तो खम्स में, खम्स मतलब लूट पाट होता है भैया, खम्स मतलब होता है लूट पाट। मान लो किसी राज्य पे हमला किया, किसी साम्राज्य पे हमला किया, वहाँ पे लूट पाट कर दिया, ये होता ही है। पद्मावत मूवी देख ही सकते हो, उसमें ये सब लूट पाट और सारी चीज़ें दिखाई रहे होंगे वो, है ना। तो खम्स में लूट पाट का हिस्सा उसने बढ़ा दिया। पहले 1/4 मिलता था, अब उसको 3/4, मतलब 4 रुपये अगर लूट का आ रहा है तो पहले 1 रुपया था, अब उसने 3 रुपये कर दिए। भाई 3 मुझे दोगे अगर तुम लूट के लेकर आ रहे हो, तो बाकी 1 तुम अपने आपस में बांटोगे, ठीक है। उसने तो खम्स पे लूट का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया, क्योंकि उसे कुल मिलाकर अपना राजस्व में वृद्धि करनी थी, अपनी सेना को बढ़ाना था। क्लियर भैया इतनी बात? आगे चलते हैं। दक्षिण की विजय की अगर हम बात करें, साउथ में भी इस तरह का, साउथ की अगर हम बात करें, साउथ में जो अगर मान लो किसी राजा ने युद्ध किया, तो उससे अगर लोहा लेना है या उसके खिलाफ लड़ाई करनी है, तो उसने अपना एक जो सेनापति था, या आप कह सकते हो मलिक काफूर के नाम से एक व्यक्ति था जो उसका बहुत ही खास था। ये सब मूवी में आप देख सकते हो, मूवी देखने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। तो मलिक काफूर नाम का एक व्यक्ति था, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए, यानी कि दक्षिण के साउथ वाले एरिया में अपने विजय अभियान को कंटिन्यू रखने के लिए किसको भेजा था? तो मलिक काफूर, जो उसका खास आदमी था, ठीक है। आगे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो बलबन के टाइम से, ठीक है, बलबन जो है गुलाम वंश का जो शासक हुआ था बलबन, उसके टाइम से लेके अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक रहे। और अमीर खुसरो के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, इनको तोताए हिंद कहा जाता है, तोतिए हिंद भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, तोतिए हिंद किसको कहा जाता है, या अमीर खुसरो कौन कौन से शासकों के शासनकाल में रहे या साम्राज्य में रहे? तो बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक सबके साम्राज्य में अमीर खुसरो, सूफी संत उस टाइम के हुए थे, वो रहे, और उनको तोतिया हिंद भी कहा जाता है। और इनकी बात अगर हम करें तो सितार और तबले का आविष्कारक भी इनको ही माना जाता है। सितार अगर हम देखें और तबला जो एक वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के यंत्र होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनके आविष्कारक भी हम इतिहासकार तोतिए हिंद यानी कि अमीर खुसरो को मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख के जाना, एक एक बात पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे के जाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे होते हैं, लेकिन जो बोल रहा होता है टीचर उसके बोलने से ही आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात तो एक क्वेश्चन आ गया था कि अमीर खुसरो किस किस के शासनकाल में रहे, तो बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक के शासनकाल में अमीर खुसरो रहे। अलाई दरवाजे का निर्माण किया, इसका तो अगर ना भी पता होगा तो अलाई से याद रहेगा भैया, अलाई तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी हो गया, अलाई दरवाजे का निर्माण इसने कराया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा भैया, सिकंदर सानी की उपाधि, सबसे बड़ी सेना, स्टैंडिंग सेना, मार्केट रिफॉर्म किसने किया, और मिलिट्री रिफॉर्म किसने किया, और लैंड रिफॉर्म किसने किया, भूमि सुधार किसने किया, सबके आंसर चले जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अलाउद्दीन का समाप्त हो गया। अगला हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चलता है। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, भाई जिसको दिल्ली सल्तनत का सबसे इंटेलेक्चुअल शासक माना जाता है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान राजा माना जाता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ यानी कि कह सकते हैं सबसे बड़ा पागल इसको ही कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पागल भी यही है और बुद्धिमान भी यही है। अब क्यों है पागल, क्यों बुद्धिमान, देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारे पास सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना इसने कर दी, और इसके टाइम पे निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में दरगाह है उनकी, निजामुद्दीन औलिया, और इनके साथ और इसके साथ गयासुद्दीन तुगलक के साथ तो पूरा आंकड़ा था 36 का बिल्कुल एकदम। और गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान, बिहार में एक अभियान, एक विद्रोह को दमन करने के लिए गया हुआ था, और वहीं से खबर भेज दी कि मैं आके निजामुद्दीन औलिया आपसे मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ आके। तो उन्होंने फिर ये कथन बोला था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है जनाब, अभी दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि बिहार से दिल्ली अभी बहुत दूर है। यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा पास पोर्शन है, ये वाला बिहार का एरिया है, और इधर की तरफ ये दिल्ली है। तो ये वाला एरिया, यहाँ पे उसने दमन किया हुआ था, और रास्ते में जब दमन करने के बाद जश्न मना रहा था, तो एक ऐसा कहा जाता है लकड़ी का महल या किसी तरह का एक महल, उसमें दब के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कथन जो बोला था उन्होंने, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसमें लिंक होता है कि यानी कि तुम दिल्ली नहीं पहुँच सकते हो, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है, मतलब तुम्हारा रास्ते में कहीं ना कभी ना कहीं
हो जाने वाला है सफाया। तो वो हो गया, बीच में बिल्कुल जश्न मना रहा था वो विद्रोह का दमन करने के बाद, और बस गया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम बात कर लेते हैं। गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान, क्योंकि बहुत दिमाग लगाता था। इसके दिमाग में अगर आती थी एकदम से बात और बस तुरंत अप्लाई कर देता था उस चीज़ को, बस इसलिए इसको बेवकूफ़ भी कहा जाता है। देखो, अगर दिमाग में कोई अच्छे आइडियाज़ आते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक वक्त होता है। ऐसे नहीं कि बस अभी रात को 11:59 पर आइडिया आया और बस तभी अप्लाई कर दिया, बिल्कुल नींद से उठने के बाद कि हाँ मेरे सपने में ये आया और चलो अभी इसको अभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही करता था, बस वो अप्लाई करने में बस उसने गलती करी हुई थी, बाकी इंटेलेक्चुअल था वो अच्छा खासा। सबसे बुद्धिमान इसको कहा गया और सब पागल का दर्जा भी इसको दिया। एफिंस्टन नाम के एक व्यक्ति जो कि ये हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत का पागल इसको घोषित किया, मतलब कहा है उन्होंने एफिंस्टन ने। और इसने क्या क्या काम किया, और अगर हम इसकी बात करें तो दोआब में राजस्व वृद्धि कर दी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं, दोआब में राजस्व वृद्धि कर दी, इसको ना भी देखोगे तो चलेगा। पहले मैं दोआब बता देता हूँ, दोआब क्या है। दोआब ये होता है, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है। देखो जरा, देखो नदी के पास या किनारे की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया वही माना जाता है नदी के किनारे वाला, जो नदी के पास वाला, क्योंकि नदी जो उसमें खनिज लवण होते हैं ऊपर से बहा के लाके और वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। जितने भी सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खनिज लवण होते हैं जो मृदा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे डिपोजिशन कर देता है उसका। तो ये अब देखो, एक नदी ये जा रही है और इसके आसपास का ये लैंड एरिया है, ठीक है, ये ज़मीन वाला, ये नदी ये जा रही है और इसके आसपास का ये वाला एरिया। तो देखो जरा, ये दोआब हो गया ये वाला। जैसे पंजाब है ना, पंजाब एक जगह नहीं है भैया, पंजाब मतलब 5 नदियों का आब मतलब होता है 5 नदियाँ जिस जगह से होके जा रही हैं, ठीक है, वो पंजाब कहलाता है। पंजाब एक जगह नहीं है, ठीक है, मतलब कोई राज्य का नाम नहीं है। मतलब राज्य का नाम तो अब है, लेकिन पंजाब एक्चुअल में है 5 नदियों का आब, जैसे दोआब होता है। उसमें राजस्व में वृद्धि कर दी भाई, उसने क्या कह दिया, देखो तुम दोआब में जितने भी व्यक्ति अपनी अपनी खेती कर रहे हो, उनके राजस्व, उसके करों में वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी उपज ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी फसलें ज़्यादा होंगी, क्योंकि उनकी जो भूमि है, उनकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ है बाकी और लोगों के कंपैरिजन में। इसलिए उसने क्या किया, राजस्व में वृद्धि कर दी। और वहाँ पे दोआब में जहाँ जहाँ दोआब था, 3 आब भी हो सकता है, 4 आब भी हो सकता है, 5 आब भी हो सकता है, मतलब पंजाब भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ नदियों के आब थे वहाँ पे उसने राजस्व में यानी कि कर में वृद्धि कर दी। और बाकी के जो जहाँ लोगों का जो होता था, मान लो अगर कहीं पे बारिश नहीं हुई, जब वर्षा नहीं हुई कई दिनों तक भी, सूखा हो गया जैसे कि हम कह सकते हैं, तो अगर सूखे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो फसल होगी नहीं। जब फसल नहीं होगी तो वहाँ के लोगों का कर भी माफ़ किया, लेकिन दोआब के लोगों का कर बढ़ा दिया। उसको तो पानी की पूरी व्यवस्था है, तो इसने दोआब में वृद्धि कर दी, ठीक है, राजस्व वृद्धि कर दी। अब उसने क्या किया, और एक बात ये भी की भैया, उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पहुँचा दी और दौलताबाद से वापस दिल्ली पहुँचा गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब किसी ने उसको कहा भैया देखो तुम्हारी दिल्ली तो बाकी बाहरी अगर आक्रमण करते हैं इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से ऊपर से अगर कोई आक्रमण करता है तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, तो अपनी राजधानी कहीं दूसरी जगह लेके जाओ। उसने कहा यार ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, है ना। तो उसने क्या किया, अब उसने क्या, बस ठीक है बात सही थी, दिल्ली से कहीं दूसरी जगह ले जाओ अपनी राजधानी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत था। गर्मी का मौसम हो रखा, बहुत ही बदहाल गर्मी हो रखी, उसने कह दिया अपनी जनता से चलो भैया दौलताबाद चल रहे हैं, ठीक है। अब दौलताबाद जनता तो चल दी, राजा का कहना था बिल्कुल। अब आधी जनता भूख प्यास से खत्म हो गई पहुँचते पहुँचते। उसके बाद दिमाग में आया भाई दौलताबाद से वापस दिल्ली चलो, बची कुछ ही जनता बस वापस आने में खत्म हो गई, तो इसलिए उसको बेवकूफ़ भी कहा जाता है। तो इसलिए राजधानी उसने दिल्ली से दौलताबाद, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से वापस फिर दिल्ली ले आया, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का बेवकूफ़ भी कहा जाता है, पागल भी कहा जाता है। हाँ, एक और बात अगर हम करें तो इसने तांबे की मुद्रा का कहीं कहीं कांस्य की मुद्रा का भी वो डिपेंड करता है। कहीं कहीं कांस्य मतलब तांबे से ही मिलकर बना हुआ होता है। वो एक कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल जो आजकल टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश वाले ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, सिल्वर तो 2 ही लेकर आए, बाकी तो कांस्य हम ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो वही वाला कांस्य है ये, है ना। तो तांबे की मुद्रा का उसने, सांकेतिक मुद्रा का उसने, टोकन मुद्रा भी कहा जाता है। तांबे की टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब उसने कुछ ऐसा उसमें स्पेशलाइजेशन तो किया नहीं, अब लोग तो पहले से ही, अब देखो भारत के बड़े बड़े नोट, गांधी जी वाले नोट लोगों ने डुप्लीकेट बना दिए, तो उन्होंने तांबे की भी डुप्लीकेट बना दी। ये तो सब पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, हमने कोई नया थोड़ी हमारे दिमाग में आया कि भाई मुद्रा को
डुप्लीकेट बना दो, तो पहले से ही चला हुआ आ रहा। भाई तांबे की मुद्रा अभी इतना ऐसा कुछ था नहीं उसमें खास, लोगों ने अपने अपने आप से बनाने शुरू कर दी वो मुद्रा, है ना। तुम ना भी दोगे तो लो, कोई दिक्कत ही नहीं। 10 मुद्राएं बनाई और जाके संभाल लिया, कुछ उनके घर का थोड़ी कुछ जा रहा है, अपने आप से बना के। तो फिर ये फेल हो गई, उसने खत बंद करा दी। फिर जब उसको पता लगा यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग बाग, तो फिर उसने वो बंद करा दी। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया, टोकन मुद्रा का चलन शुरू किया। तांबे की वो बनी थी, कहीं कहीं कांसे पे लिखा हुआ होता है कि कांसे की बनी थी, हालांकि ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, क्योंकि कांसे जो है वो तांबे से ही मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करें तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट अभियान हुए हैं। कराचिल अभियान, कराचिल अभियान की अगर हम बात करें तो अब इसकी सेना दिल्ली में रह रही है। भैया गर्मी में है ना, इतनी भयंकर गर्मी दिल्ली में पड़ती है। अब इसके दिमाग में आया भैया कराचिल का सेट जो है, इधर वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया, वो तो बहुत बर्फीला एरिया, चलो वहाँ पे भी जीत के आते हैं, है ना। अब लेके चल दिया, उसने भेज दिया अपने सेनापति को, और वो सेनापति जो है अपना लेके चल दिया भैया सेना को। पहुँचते पहुँचते वहाँ बर्फबारी हो गई, ख़त्म हो गए बस बाकी के सारे, तो वो सब नुकसान हो गया उसको कराचिल का। ऐसा कुछ जीत तो पाए नहीं, 2-4-5 बचे हुए वो वापस आए, इतनी बड़ी सेना में से 2-4-5-10 वापस आए लौट के, और उन्होंने सारी बातें बताई, तो सैन्य नुकसान उसको उठाना पड़ा। तो ऐसे पूछेगा कराचिल का अभियान किसने किया था, कराचिल का अभियान, ठीक है, तो ये याद रखना। और एक था इसका खुरासान का अभियान, एक जगह खुरासान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसको आक्रमण करना था, ठीक है। तो अपनी सेना को उसने आसपास के राजाओं की सेना उन्हें इकट्ठी कर दी, और उसने 1 साल का एक्स्ट्रा वेतन भी दे दिया, है ना। और फिर बाद में पता लगा उस देश के साथ संधि हो गई, युद्ध हुआ नहीं, अब सेना कौन सी वापस लौटा रही है, रुपए एक बार ले लिए तो, है ना। तो उसको राजस्व नुकसान उठाना पड़ा फिर, तो खुरासान में भी उसको नुकसान उठाना पड़ा और कराचिल में भी नुकसान उठाना पड़ा। अगर आक्रमण होता, जीत जाता, तो फिर इसका साम्राज्य बढ़ जाता। था तो उसके दिमाग में सही, लेकिन योजना सही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था, टाइम सही नहीं था, इसलिए सारी चीज़ें बताती हैं कि वो एक पागल भी था। तो कराचिल और खुरासान का जो अभियान था वो किसके टाइम पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछे लिया जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, और दिल्ली का इंटेलेक्चुअल भी उसको बोला जाता है, और दिल्ली का पागल भी एफिस्टन ने उनको बोला था। दोआब में राजस्व वृद्धि, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से वापस दिल्ली। हिंदू त्योहार होली को वो मनाता था, यानी कि एक राजा दिल्ली सल्तनत का हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हिंदू त्योहार होली, जो कलर वाला त्यौहार मनाया जाता है हमारे देश में, उसको भी वो मनाता था। और उसके सेना में, उसकी राज्य में इम्पोर्टेंट पद पे भी विराजमान थे, जिसमें कुछ नाम है रतन और धारा नाम के कुछ व्यक्ति, जो उसके राज्य में एक मंत्री पद पे और इस तरह के बड़े बड़े ओहदे पे वो विराजमान थे। तो एकदम सांप्रदायिक सौहार्द चाहता था, मतलब किसी का कुछ भेदभाव नहीं करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में भाई भाई, ऐसा कुछ ये सब चाहता था, ठीक है। ईसाई उसाई तो थे नहीं उस टाइम पे। तो रतन और धारा नाम के दो हिंदू व्यक्ति उसके राज्य में नियुक्त थे। और जैन विद्वान जिन प्रभासूरी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको देख लेना। जैन विद्वान जिन प्रभासूरी को किसने सम्मानित किया, या किसके शासनकाल में जिन प्रभासूरी आए, और इसका आंसर चला जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। रात रात भर बैठकर बातें करता था उनसे, मतलब डिस्कशन किया करता था, विद्वान थे कि कैसे कैसे किया जाए, है ना, कैसे साम्राज्य को देखा जाए, संभाला जाए। तो ये सब देख लेना। जैन विद्वान जिन प्रभासूरी को उसने रतन धारा, 2 व्यक्ति ऐसे देख लेना, और हिंदू त्योहार होली को मनाता था। जैन विद्वान जिन प्रभासूरी को वो रात रात भर बैठकर डिस्कशन करता था, ठीक है। तो इसको देख के चले जाना एक बारी। और इम्पोर्टेंट बात भैया, एक था इब्न बतूता, ठीक है, तो तुमने गाना भी सुना होगा, है ना, तो वहाँ से याद आ जाएगा। इब्न बतूता तो कुछ ऐसा नया नाम है नहीं जो याद भी नहीं रहेगा, तो इब्न बतूता बगल में जूता, ऐसा कुछ गाना सुना ही होगा तुमने। तो इब्न बतूता जो कि अफ्रीका मोरक्को से आया था 1333 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया इब्न बतूता भारत कब आया, 1333 में, कहाँ का था, मोरक्को, अफ्रीका का, ठीक है। जिब्राल्टर की जल संधि जहाँ पे जल डमरू जिब्राल्टर वाली, वो मोरक्को से ही के साथ ही है। तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, 1333 में आया था, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब रेहेला के नाम से इसकी एक किताब बड़ी फेमस है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी, या उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट किताब, तो वो थी रेहेला। और 1333 में भारत आया था, मोरक्को का था, निवासी अफ्रीका का था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी मतलब मुस्लिमों के हिसाब से जो कानून व्यवस्था देखने वाला बड़ा व्यक्ति, ऐसा दिल्ली का काजी उसने नियुक्त किया। और उसने फिर चीन में भी भेजा इसको, कुछ अभियान, कुछ राजदूत बना के अपना चीन के लिए भी भेजा। तो अब देखो अफ्रीका का निवासी और चीन भेज रहा है वो। अब पहली बात तो वो अफ्रीका का निवासी हिंदी भी नहीं जानता, और उसको भारत का काजी नियुक्त कर दिया उसने। तो इस तरह से भी प्रूफ होता है कि वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। और उसने चीन भी भेज दिया
अफ्रीका के निवासी को कहाँ उससे चाइनीज़ या इस तरह की भाषाएं आती होंगी। तो इस तरह से इसको बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पागल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। द ऑर्थोडॉक्स शासक हुआ है सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा कट्टर कह सकते हो, मुस्लिम कट्टर शासक। क्यों कहा गया मुस्लिम कट्टर शासक? क्योंकि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मैं जजिया कर जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, और ब्राह्मणों पे भी पहली बार इसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया कर लगाया, और सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया भारत के गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, और ब्राह्मणों पर भी लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसको ऑर्थोडॉक्स कहा गया, सबसे ज़्यादा कट्टर शासक कहा गया दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली के आसपास उसने नहरें वहरें भी खुदवाई, काम किया काफ़ी सारा। ठीक है, भारत में रह के भारत के लिए दिल्ली के आसपास नहरें खुदवाई। ठीक है, ताकि लोग बाग अपना पानी वानी की व्यवस्था सही से कर सकें, बाग लगवाए तरह तरह के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, नहरें और बाग का निर्माण किसने कराया अपने काल में? तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत भारी पूछा गया। दिल्ली के आसपास नहरें एवं बाग लगवाए इसने। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके दासों से बड़ा प्रेम रखता था भाई। अपने दो दास थे भाई, उस टाइम दास चलते थे खूब, राजाओं की खिदमत करने के लिए दास चलते थे, प्रोटेक्शन के लिए। तो दास होते थे, उनको खरीदा बेचा जाता था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, तो इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे इसके। ऐसा माना जाता है 1,80,000 के लगभग इसके दास थे। तो अपने दासों से बड़ा प्रेम करता था। उनके लिए अलग ही डिपार्टमेंट बना रखा था, एक स्लेव डिपार्टमेंट के नाम से उसने अपना एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया था अपने दासों के लिए। और फिर उसने और इम्पोर्टेंट काम किया महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिलाएं, विधवा महिलाएं या बच्चियों के लिए उसने अलग से एक उसने डिपार्टमेंट बना रखा था, और उनके लिए निकाह दफ्तर भी बनाए उसने। ठीक है, मान लो किसी का अगर निकाह नहीं हो रहा तो फिर उसको उस दफ्तर से राशि उसी मिलने के बाद उसका आराम से निकाह का हो जाता था। तो इसलिए ये ध्यान भी बहुत रखता था अपने गुलामों का। अब ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास थे या किसके थे? तो इसका आंसर भी यही होगा। बड़े इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन, ब्राह्मणों पे जजिया कर, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम, निकाह दफ्तर किसने, और गुलामों के लिए अलग से उसने स्लेव डिपार्टमेंट भी बनवाया हुआ था। आगे बात करें हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, और इसने बहुत सारे नगर भी बसाए। लगभग ऐसा माना जाता 300 नगर, लगभग 300 के लगभग नगर बसाए ऐसा कहा जाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट है हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। इसने जौनपुर अपने भाई जोना खां, ये जोना खां भैया इसका नाम जोना खां भी था। ठीक है, चाहो तो इसको यहाँ पुट कर लेना, जोना खां भी था इसका बचपन का नाम। ठीक है, इसका एक और नाम जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसने अपने भाई जोना खां की याद में भी एक जोना खां जौनपुर एक नगर बसाया। ठीक है, तो ये भी देख लेना। इसके बाद आते हैं हमारे पास सैयद वंश। भैया फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शुरू हो जाता है सैयद वंश, और 1414 से 51 में जाता है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CGL में तो 2-3 बार पूछ लिया गया, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां इसका आंसर होगा। 2-3 बार देख लेना प्रीवियस ईयर उठा के CGL SSC के। तो CHSL के एग्जाम जैसे अब चल रहे हैं तो इसको देख के जा सकते हो। CGL के जैसे अब आने वाले हैं 13 तारीख से, और उसके बाद अब आगे आपका स्टेनो का एग्जाम आएगा तो उसको के लिए भी देख सकते हो। तो खिज्र खां इसका संस्थापक था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए नहीं, बस शासन तो किया ही था, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट काम किया नहीं था जिसको एग्जामिनर इस तरह से देख सके कि हाँ एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अलग अदरवाइज इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो खिज्र खां संस्थापक था सैयद वंश का 1414 से 1451, और 1451 के बाद 1526 तक अब चलता है लास्ट हमारा इब्राहिम लोदी वाला, यानी कि लोदी वंश 1451 से 1526। अब लोदी वंश के बारे में बात करें तो बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो वो संस्थापक तो सबके जरूर देख के जाना। गुलाम वंश का संस्थापक अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर हम बात करें जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन की बात अगर हम बात करें तो तुगलक वंश की बात गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आ जाता है सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खां, और खिज्र खां के बाद आ जाता है लोधी वंश। मैं इसको याद करवाने का तरीका बता देता हूँ आपको। SKT
ठीक है, बहुत सारी और भी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, इस आप अपनी जिस तरह से भी याद करना चाहो। तो एस के तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसकी अगर हम बात करें तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एस मतलब स्लैब वंश, के मतलब खिलजी, टी मतलब तलवार, तलवार मतलब हो गया, ती मतलब तुगलक, एस मतलब सैयद वंश और एल मतलब लोधी वंश, ऐसे याद रख सकते हो। तो पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस आपके याद रह सकता है, एस के तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो आप इससे भूलोगे नहीं। क्रम वाइज कभी कभी आ जाता है, देखो क्रम ज़्यादातर जो आते हैं वो रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं, रीजनिंग में ही क्रम होते हैं। राष्ट्रपति का क्रम पूछ लेगा, वो प्रधानमंत्री का क्रम पूछ लेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर जीएस में ना भी पूछे तो वो रीजनिंग में जरूर पूछ लेता। रीजनिंग तो मतलब समझ लो मैथ भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, सब कुछ है। रीजनिंग का मतलब सब कुछ मिला हुआ। रीजनिंग का मतलब पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है भैया, वो अगर तुम्हें इसका क्रम पूछ ले, सही क्रम बताओ इसका क्या है रीजनिंग में, तो फिर बताओ ये है तो जीएस का क्वेश्चन। रीजनिंग में मना कर कहोगे भैया नहीं हम नहीं करेंगे इसको जीएस, रीजनिंग में जीएस का क्वेश्चन है ये, तो मना तो नहीं कर सकते ना। तो जीएस कहीं भी आ सकता है भाई, रीजनिंग में तो जीएस भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकती है, आती है, आ सकती नहीं आती है। मैथ्स भी दे दिया इस बार तो, और मैथ्स भी आता ही है, और बाकी और अपना रीजनिंग के टॉपिक और होते ही होते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लोधी वंश के बारे में अगर हम बात करें, बहलोल लोधी इसका संस्थापक है, और इसके बाद अगर हम बात करें सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसने सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो इसने कुतुब मीनार में थोड़ा बहुत काम कराया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम ये भी था, इसका आगरा जो नगर बसाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा 1503-4 के लगभग, इसने 1504 में या 1503 के लगभग इसने आगरा नगर बसाया था और अपनी राजधानी वहीं ले गया था, दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा में ले गया था। ठीक है, जो आगरा का किला है आज ताजमहल है, आगरा का ताजमहल शाहजहां वाला, तो वो सब उसने सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 में या 1503 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा है और नहीं बनता है। इब्राहिम लोधी इसके बाद आता है क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी से कैसे बनेगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी इसका आंसर होगा। और पानीपत का युद्ध जो पहला लड़ा गया था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को समाप्त कर दिया, और फिर बाबर ने रख दिया मुगल वंश की स्थापना। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम मुगल वंश के साथ, देखते रहना और सीखते रहना, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।